हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिमान तिवारी एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजीएम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो है हम ताबड़तोड़ 60 क्वेश्चन और करेंगे इसी सीरीज़ में, बिहार जीके स्पेशल में। इसमें जो है पहला नंबर का क्वेश्चन है 421 नंबर का। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो अगर बात की जाए पाटलिपुत्र में किसके दरबार में अगर मेगास्थनीज आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र में आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था, किस सन में हुआ था? अगर बात की जाए तो ये 315 ईसा पूर्व में जो है इसका आगमन हुआ था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 315 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है 423 नंबर का प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आचार्य चाणक्य जो थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य चाणक्य जो है प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त के। 426 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे 426 नंबर का प्रश्न है किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ऑप्शन बी यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। 427 नंबर का प्रश्न है, इसमें है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा स्रोत है? तो बात की जाए तो ये इंडिका एक पुस्तक है जिसको जो है मेगास्थनीज ने जो है लिखा था। तो इसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इस पुस्तक में। 428 नंबर का प्रश्न है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने जो है शासक किया था? तो नंद वंश के पश्चात जो है मौर्य वंश आया था। मौर्य वंश का जो है शासक जो है शासन किया था नंद वंश के पश्चात। अगले क्वेश्चन 429 नंबर पे चलते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो अभी बताया मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य या फिर उन्हीं का नाम एक है और कौटिल्य। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 431 नंबर के प्रश्न पे। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? अगर पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का वर्णन किया जाए तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है इसका वर्णन। तो अगर विदेशी यात्री की बात की जाए तो वो मेगास्थनीज था जिसकी शासन व्यवस्था जिसके द्वारा वर्णन किया गया है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 432 नंबर का प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? तो बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर है। बिंदुसार जो है मौर्य वंश में था और बिंबिसार जो है हर्यक वंश का था। तो बिंबिसार और बिंदुसार में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बिंदु अगर आ जाए तो मान लेना कि वो मौर्य वंश का था, और बिंबी आ जाए, प्रतिबिंब वाला बिंब आ जाए तो समझ लेना वो हर्यक वंश का है। तो यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत जो है साम्राज्य का शासक जो है मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार बना। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 433 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स जो है रहता था? तो ये बिंदुसार जो है मौर्य वंश का जो शासक था बिंदुसार, उसके शासक में, उसके शासनकाल में, उसके दरबार में
आजीवक जो है भविष्यवक्ता पिंगलवत्स जो है रहता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 434 नंबर का प्रश्न है। इसमें जो है अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है किस शिलालेख में? अगर बात की जाए तो ये शिलालेख 13 जो है इसमें अपने पड़ोसियों से जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे उसका उल्लेख जो है शिलालेख 13 में जो है मिलता है। अगले क्वेश्चन में चलें। 435 नंबर का प्रश्न है। 435 नंबर के प्रश्न में है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अगर बात की जाए तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन की तो ये अशोक के शासनकाल में जो है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। 251 ईसा पूर्व जो है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में जो है हुआ था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 436 नंबर का प्रश्न है। 436 नंबर का प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? अभी हमने बता भी दिया, मोगलीपुत्र ने जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था बात की जाए तो ये पाटलिपुत्र में जो है इसका आयोजन हुआ था तृतीय बौद्ध संगीत का, और 251 ईसा पूर्व इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व जो है इसका आयोजन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 439 नंबर का प्रश्न है किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो बात की जाए तो सम्राट अशोक ने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद वहाँ भीषण नरसंहार को देखकर उसका जो है हृदय द्रवित हो गया। फिर उसने बौद्ध धर्म अपनाया और फिर जगह जगह बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, लोगों को दान दक्षिणा देना स्टार्ट किया। तो ये सम्राट अशोक ने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 440 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 440 नंबर का प्रश्न है किस युद्ध में भारी तबाही और जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? यानी उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति अपनाई, यानी धम्म नीति अपनाई। ये कलिंग युद्ध के बाद जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है अशोक का धम्म था। अगर अशोक के धम्म की बात की जाए तो इसमें से नैतिक आचार संहिता जो है अशोक का धम्म था। प्रशासनिक संहिता नहीं था, युद्ध संहिता भी नहीं था, सिर्फ नैतिक आचार संहिता इसमें से अगर बात की जाए तो ये अशोक का धम्म था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय की अगर बात की जाए तो ये पाटलिपुत्र में था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में स्थित था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 443 नंबर का प्रश्न है अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो अगर धम्म यात्रा की बात की जाए तो सबसे पहले वो बोध गया की यात्रा किया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोध गया की यात्रा उसने सर्वप्रथम की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 444 नंबर का प्रश्न है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? अगर अशोक के राज्याभिषेक की बात की जाए तो राज्याभिषेक से 10वें वर्ष में, यानी राज्याभिषेक होने के 10वें वर्ष में जो है अशोक ने धम्म यात्रा बोध गया की यात्रा जो है की थी। 445 नंबर का प्रश्न है अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई? तो अशोक के अगर स्तंभ लेख की बात की जाए तो ये बिहार के चंपारण जिले से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक का स्तंभ लेख जो है बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। अगर बात की जाए तो बिहार से कौन सा स्तंभ लेख नहीं मिला है? तो ये रुम्मिनदेई भोपाल से मिला है। बाकी सब जो है लौरिया अरेराज ये भी बिहार से मिला है, लौरिया नंदगढ़ भी मिला है, और रुम्मिनदेई का अभिलेख जो है लुम्बिनी से मिला है जो कि नेपाल में है आज के टाइम पे। तो यही एक अभिलेख जो था ये स्तंभ लेख जो है ये नहीं मिला था
बिहार में नहीं मिला था, बाकी सभी बिहार में, चाहे रामपुरवा का भी हो तो वो भी जो है बिहार में मिला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 447 नंबर का प्रश्न है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्व प्रदेश की राजधानी थी। अगर बात की जाए तो प्राची या प्राची प्रांत यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी उस टाइम पे जो पाँच प्रांतों का उल्लेख मिलता है, उनमें से प्राची या प्राची की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित, अगला क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन वैसे, लेकिन आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था ये लकड़ी का बना था, लकड़ी का बना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 449 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कुम्हरार पटना में, यानी कुम्हरार पटना में इसका राजप्रसाद, यानी कि इसका कह सकते हैं कि राजमहल या राजगद्दी, ये जो है कुम्हरार पटना में जो है स्थित था इसका राजप्रसाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 450 नंबर का प्रश्न है। 450 नंबर का प्रश्न है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक वेतना कर सकते हैं। तो सूसा और वेतना जो है एक फेमस जगह है जो यूनान में है, जो है ये मतलब यूरोपियन कंट्री के आसपास जो है, यूनान के इर्द गिर्द का इलाका है ये। तो सूसा और वेतना जो है बहुत ही डेवलप्ड, जिसे कहते हैं विकसित जगह थी, जहाँ के स्तंभ लेख, वहाँ भी जो है शिलालेख, स्तंभ लेख वगैरह मिलते थे। तो उसी से जो है एक यूनानी इतिहासकार जो कि काफ़ी फेमस इतिहासकार है, उसका नाम है एरियन। तो एरियन ने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कि इसकी शान और शौकत का मुकाबला ना तो सूसा कर सकते हैं और ना एक वेतना कर सकते हैं। तो ये विद्वान का नाम जो है एरियन, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरियन ने जो है ऐसा कहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 451 जो है, 451 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में, यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी सिंहासन की बात की जाए एक तरह से, कि ये सिंहासन या राजप्रसाद जो है ये मानव कृति नहीं है बल्कि ये देवताओं द्वारा निर्मित है, तो ये कथन जो है फाहियान का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है काफ़ी कुछ जो है बोल के गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 452 नंबर का प्रश्न है, किस शासक ने गया के निकट, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो आजीविकों के लिए अगर गुफाओं की निर्माण की बात की जाए जो कि बराबर की पहाड़ियों में आता है, तो वो सम्राट अशोक था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 453 नंबर का प्रश्न है। 453 नंबर का प्रश्न है, इसमें गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण कराया था। यानी गया के समीप अगर नागार्जुनी पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा के निर्माण की बात की जाए तो सम्राट अशोक के पोते थे दशरथ मौर्य जिन्होंने ये निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन डी जो है दशरथ ने जो है निर्माण करवाया था इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 454 नंबर का प्रश्न है, मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? ये ऑप्शन है दीदारगंज पटना से जो है चामर ग्राहिणी यक्षी जो है प्राप्त हुई है मौर्यकालीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 455 नंबर का प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये लोहानीपुर पटना जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहानीपुर
पटना जो है ऑप्शन बी, यहाँ से जो है जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है 456 नंबर का प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है किसने किया है? अगर पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता की बात की जाए तो मेगास्थनीज ऑप्शन बी जो है, मेगास्थनीज ने नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो बात की जाए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था अशोक के समय में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 459 नंबर का प्रश्न है कि किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, यानी जिसको टॉलमी सेकंड भी बोला जाता है, टॉलमी द्वितीय बोला जाता है, उसने जो है डियानीशियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। यानी मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानीशियस नामक जो है राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। वो किसके शासनकाल में भेजा था? तो ये सम्राट बिंदुसार जो है, बिंदुसार के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र ने उसने डियानीशियस नामक राजदूत को भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया है? तो ये विद्वान का नाम है स्ट्रैबो। तो अगर बात की जाए स्ट्रैबो की तो स्ट्रैबो जो है ये एक ग्रीक राइटर था, यानी यूनानी राइटर था, और इसने ये भी कहा था चंद्रगुप्त मौर्य का नामकरण नया किया था सैंड्रोकोट्स के नाम से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का नामकरण भी इसी ने, स्ट्रैबो ने ही सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 461 नंबर का प्रश्न है यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध की किस दरबार में हुआ था? अगर बात की जाए यूनानी यानी कि ग्रीक जो है दूत था डिमोल्किस का आगमन ये सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में जो है यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 462 नंबर का प्रश्न है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये भाब्रू का स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और 463 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो किसके लिए बनाई गई थी ये गुफाएं? आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। और इसका निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने जो है कराया था। तो इन गुफाओं को किसने आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया? अगर बात की जाए तो जिसके लिए बनाया गया था उसी ने उपयोग किया। और बनाया किसके लिए गया था? आजीविकों के लिए बनाया गया था। इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका उपयोग जो है आश्रय गृह के रूप में आजीविकों ने किया था बराबर की गुफाओं का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अशोक की राजधानी जो है पाटलिपुत्र को जो है अशोक की राजधानी कहा जाता है। अशोक की राजधानी जो है पाटलिपुत्र में थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 465 नंबर का प्रश्न है मौर्य काल में जो है पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? अगर बात की जाए तो ये कथन जो है मेगास्थनीज का है, जिसको उसने अपनी पुस्तक इंडिका में जो है लिखा है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी और जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी।
ऐसा कहने वाला जो है मेगस्थनीज था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 466 नंबर का प्रश्न है। इसमें जो है मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा गया है आपसे। तो यह केंद्रीकृत था, बिल्कुल सही। मौर्य प्रशासन जो है केंद्रीकृत था। करों का बोझ बहुत ज़्यादा, टैक्सेस थे वहाँ पे मौर्य प्रशासन में। प्रशासन तंत्र कठोर था, बिल्कुल कठोर था। यानी उपर्युक्त सभी जो है, उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन के संबंध में सही हो जाएंगे, मौर्य प्रशासन के संबंध में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 467 नंबर का प्रश्न है। 467 नंबर का प्रश्न है कि अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, बिल्कुल सही, उसने धर्म विजय की नीति अपनाई। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, ये भी बात सत्य है। उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, ये बात भी सत्य है। तो उपर्युक्त सभी के लिए जो है उसके कथन के संबंध में सही हो जाएगा। अशोक के संबंध में उपर्युक्त सभी कथन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 468 नंबर का प्रश्न है। 468 नंबर का प्रश्न है, देवनामपीय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था। तो ये बात की जाए तो देवनामपीय जो है ये अशोक ने अपने आप को संबोधित किया था इस नाम से। धम्म महामात के कार्य क्या थे। अगला क्वेश्चन है 469 नंबर का कि धम्म महामात के कार्य क्या थे। धम्म नीति, नीत या क्रियान्वयन, बिल्कुल सही, ये धम्म महामात का कार्य था। लोगों के बीच दान वितरण, ये भी धम्म महामात का कार्य था। जन कल्याण के उपाय, ये भी धम्म महामात का कार्य था। यानी उपर्युक्त सभी जो है ये धम्म महामात के कार्य थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 470 नंबर का प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में राजूक के कार्य थे। अगर बात की जाए राजूक के कार्य की तो न्यायिक कार्य भी राजूक के अंडर में आता था, ग्रामीण प्रशासन भी राजूक के कार्य थे, राजस्व विभाग भी जो है राजूक के कार्य थे। यानी उपर्युक्त सभी जो है राजूक के कार्य थे, उपर्युक्त सभी। 470 नंबर का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 471 नंबर का प्रश्न है, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है। अगर मौर्यकालीन विद्वान की बात की जाए तो एक ही विद्वान इसमें से हैं, कौटिल्य। कौटिल्य यानी अर्थात आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त के गुरु जो है यानी आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य जो है, इनका नाम मौर्यकालीन विद्वानों में आता था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य यानी कौटिल्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। अगर बात की जाए मौर्यकालीन के स्थापत्य के सुंदर उदाहरण की तो इसमें पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, बिल्कुल ये मौर्यकालीन स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। अगला ऑप्शन है दीदारगंज की अच्छी, बिल्कुल ये भी मौर्यकालीन स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। बराबर की गुफाएं, ये भी मौर्यकालीन जो है स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। और उपर्युक्त सभी, यानी कि हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त सभी जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण जो हैं उपर्युक्त सभी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है किस शिलालेख से। अगर बात की जाए उसके धम्म नीति की जानकारी जो है द्वितीय से भी मिलती है, 7वें से भी मिलती है, द्वादश शिलालेख से भी मिलती है यानी 12वें से। यानी उपर्युक्त सभी शिलालेखों से जो है अशोक के धम्म नीति की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 474 नंबर का प्रश्न है। इसमें है अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। तो बात की जाए तो ये 9वां शिलालेख था उसका, 9वां शिलालेख में जो है अशोक के 9वें शिलालेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है 475 नंबर का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है। कि अगर बात की जाए मौर्य साम्राज्य के पतन में तो विदेशी आक्रमण, बिल्कुल ये कारण शामिल है। अयोग्य शासक, बिल्कुल मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था जो कि अयोग्य शासक था, ये भी शामिल है। प्रांतीय विद्रोह भी हुआ, उसके राज्य में अलग अलग जगहों पे विद्रोह शुरू हो गए थे, ये भी एक कारण है।
लेकिन ऑप्शन सी जो है ये कारण नहीं था कि आर्थिक संकट जो है ये वाला कारण मौर्य साम्राज्य के पतन में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 476 नंबर का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था बृहद्रथ के समय में, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट था। उसको मारा किसने था? पुष्यमित्र शुंग ने जो है उसका सेनापति था बृहद्रथ का, उसने जो है बृहद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना किया। यानी मौर्य साम्राज्य के बाद जो है शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ भारत में, मतलब यहाँ पे शुंग वंश का शासन स्थापित। 477 नंबर का प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन है जो है शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 478 नंबर का प्रश्न है, किस शुंग शासन ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया? अगर बात की जाए कि कुक्कुटराम विहार को, यानी पाटलिपुत्र में जो स्थित है कुक्कुटराम विहार, उसको 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया, तो इस शुंग शासक का नाम है पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण जो है किस वंश के शासन के समय में हुआ था? तो ये यवन डेमेट्रियस का जो आक्रमण था ये शुंग वंश के समय में जो है यवन डेमेट्रियस का आक्रमण जो है पाटलिपुत्र पर हुआ था। अंतिम प्रश्न है 480 नंबर का प्रश्न है। 480 नंबर का प्रश्न है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था किस सन में? अगर पूछा जाए तो 185 ईसा पूर्व में यवन डेमेट्रियस का आक्रमण जो है पाटलिपुत्र में जो है शुंग वंश के समय में हुआ था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे साथ जो है बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज़ में। इसी सीरीज़ की मतलब जो है अगली कड़ी में जो है हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।